Hello everyone, welcome to the class number 8 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट के बारे में कि कैरेक्टर सेट क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स क्या है, इसको हम सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। जैसे कि कांस्टेंट क्या है, अगर कोई एक ऐसा वैल्यू है जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, उस तरह की वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि एक हफ्ते में 7 दिन, वो कभी चेंज होता है क्या? नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कोई भी फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि साल में 365 दिन, या फिर कोई भी एक मंथ में 30 डेज, या फिर 31 डेज, या फिर 28 डेज, वो फिक्स्ड होता है। तो उस तरह की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14 है, या फिर 22/7 है, जो कि फिक्स्ड है। तो इस तरह के कोई भी फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके, और उन्हीं कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम किसी में स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज दैट द प्रोग्राम कैन नॉट अल्टर और मॉडिफाई ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ऐसे कुछ वैल्यूज लेते हैं जो वैल्यू की एग्जीक्यूशन करते वक्त या फिर रन करते वक्त अगर चेंज नहीं होता, तो उस तरह के वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, जैसे कि सपोज आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर को उस प्रोग्राम को प्रोवाइड किया एग्जीक्यूशन करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब कंप्यूटर उस प्रोग्राम को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे सपोज ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यूज फिक्स्ड रहेगा। तो उन फिक्स्ड वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और उन्हीं फिक्स्ड वैल्यूज को हम कांस्टेंट बोलने के साथ साथ उसको हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं। द वैल्यूज which cannot change during the time of execution, that values are known as literals। जिन वैल्यूज को कंप्यूटर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करते वक्त अगर हम उस वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, तो उस तरह के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स। समझ आ गया? तो कांस्टेंट जो है हमारा, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज हो सकता है। इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। किसी भी तरह के कांस्टेंट वैल्यू हमारे प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह का कांस्टेंट वैल्यू हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। ओके, तो कांस्टेंट्स, जैसे कि कांस्टेंट्स है क्या? जैसे कि सपोज मैं यहां पे लिखता हूं इंट a इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये एक एलिमेंट है a, जो कि उसके अंदर 5 नाम का एक वैल्यू, मतलब एक 5 बोल के एक वैल्यू स्टोर करके रखा है, जिसका डाटा टाइप क्या है? इंट। ओके, मतलब यहाँ पे ये एक इंटीजर वेरिएबल है। जिस वेरिएबल में की, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? जो कुछ वैल्यू अपने अंदर होल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, तो ए एक वेरिएबल है जो कि 5 वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करके रखा है या फिर स्टोर करके रखा है। ओके, तो अगर ये वैल्यू 5 वैल्यू को स्टोर करके रखा है, और अगर हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल जो 5 बोल के वैल्यू को स्टोर करके रखा है, ये पूरा टोटल प्रोग्राम में फिक्स्ड रहे और इस वैल्यू को रन करते वक्त या फिर प्रोसेसिंग करते वक्त चेंज ना किया जा सके, तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कांस्टेंट। ओके, तो इसके लिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। बाद में मैं अगर और ए का वैल्यू चेंज करके कोई नया वैल्यू बाकी जगह में देने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे एरर दिखाएगा कि ए का वैल्यू और चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड वैल्यू 5 बोल के स्टोर करके रखा है ऑलरेडी। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल। जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट भी वैसे ही नॉर्मल वेरिएबल है। बट दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट यूज नहीं करता, तो अगर ए का वैल्यू मैं बाद में चेंज करता, तो वो हमें अलाउ करता है ए का वैल्यू बाद में चेंज करने के लिए। पर अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ इस वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ क्या? नो। तो यही बस डिफरेंस है एक वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल के बीच। अगर एक वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। पर अगर उस वेरिएबल को हम एक कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर कर लेते हैं, तो उस वेरिएबल का वैल्यू जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर है वही कांस्टेंट है, उस वैल्यू को और हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे कि कांस्टेंट हम डिक्लेयर क्यों करते हैं? ताकि हम चाहते हैं हमारे वेरिएबल का वैल्यू फिक्स्ड रहे, रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में हमारा
वो वैल्यू जो है वो वैल्यू चेंज ना हो। तो इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए हम जो कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्राम में हमेशा कांस्टेंट्स को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो एरर दिखाएगा, पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है बोल के। जैसे कि सपोज मुझे पाई का वैल्यू डिक्लेयर करना है, वहां पे मैं पाई का वैल्यू अगर मैं कैपिटल में पाई वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा और वहां पे डिक्लेयर करूंगा 3.14। ओके, तो यही बोला गया है कि अगर हम एक कांस्टेंट को हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो ये एक अच्छा आदत है अगर हम उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। ओके, समझ आ गया कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज जो भी हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, जो वैल्यू की रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में हमारे प्रोग्राम में चेंज ना कर सके प्रोग्राम, उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, बैकस्लेस कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स है। तो जिस तरह का कांस्टेंट हम डिक्लेयर करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी तरह का कांस्टेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट क्या है? इंटीजर कांस्टेंट। तो किस तरह के कांस्टेंट को हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं? जिस तरह का कांस्टेंट वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखता है, उस तरह के कांस्टेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। ओके, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा int a इक्वल्स टू 5, मैंने लिखा तो a एक वेरिएबल है जो कि 5 इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखा है। अगर मैं इस वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, मतलब ये वेरिएबल एक कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट हो गया। समझ आ गया? जो कि इंटीजर वैल्यू को, एक इंटीजर फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो इसीलिए जो इंटीजर जो वेरिएबल एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखता है, उस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर कांस्टेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यूज है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। हम इंटीजर वैल्यू को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में, ऑक्टल के फॉर्म में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल का फॉर्म क्या है? डेसिमल इंटीजर हम किस तरह के इंटीजर को बोलते हैं? जैसे कि हम एवरीडे लाइफ में जिस तरह का नंबर्स यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज करके अगर हम कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह के नंबर्स या फिर उस तरह के इंटीजर्स को हम डेसिमल इंटीजर बोलते हैं। और डेसिमल इंटीजर या फिर डेसिमल वैल्यू को होल्ड किया हुआ कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल को हम बोलेंगे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जबकि हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए डेसिमल इंटीजर का बेस कितना है? 10। बिकॉज बेस किसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि हम कितने डिजिट्स को यूज करते हैं, एक मतलब कितने डिजिट्स को यूज करते हैं हम हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेसिमल में हम 10 डिजिट यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उन्हीं 10 डिजिट्स को ही यूज करके हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए डेसिमल इंटीजर का बेस कितना है? 10। तो अगर कोई वेरिएबल डेसिमल इंटीजर को, एक फिक्स्ड डेसिमल इंटीजर को होल्ड करके रखता है, तो उस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। ओके, जैसे कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है? 7, 34, 61, 98, कोई भी नंबर, एनी नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के इंटीजर कांस्टेंट के बारे में जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। तो किस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर? अगर कोई नंबर को हम 0 से लेके 9 तक डिजिट्स और ए से लेके एफ तक लेटर्स को यूज करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह के इंटीजर्स को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। ओके, तो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स में हम 16 डिजिट्स यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे कि 0 से लेके 9 तक, फिर 10 से लेके 15 तक। तो टोटल 0 से लेके 16 तक कितना डिजिट हुआ? 16 डिजिट्स। तो 16 डिजिट्स को यूज करके जबकि हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर को, इसीलिए इसका बेस कितना है? 16। तो 0 से 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मल डिजिट्स यूज करते हैं, और 10 से लेके 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लेटर ए से एफ तक। कैपिटल ए, बी, जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए है, इसकी जगह पे हम स्मॉल ए भी यूज कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये 7 लेटर्स को हम यूज करते हैं 10 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट करने के लिए। ए मींस 10, बी मींस 11, सी मींस 12, डी मींस 13, ई मींस 14, एफ मींस 15। तो 0 से लेके 15 तक कितना डिजिट हुआ? 16। 16 डिजिट्स को यूज करके हम हेक्साडेसिमल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका बेस कितना है? 16। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का एग्जांपल क्या है?
0x5 से, मतलब जैसे कि अगर हम कोई डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि सपोज एक डेसिमल नंबर है 10, ओके, तो हेक्साडेसिमल में अगर 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है, हेक्साडेसिमल में 10 का वैल्यू क्या है, a। तो अगर हम कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक हेक्साडेसिमल इंटीजर है बोल के, इसीलिए उसके पहले हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या, 0x, जो हमें ये बताता है कि ये एक हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0x लगा गया है, ये है हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर, और हेक्साडेसिमल इंटीजर ये है बोल के उसको डिफाइन करने के लिए उससे पहले हम यूज करते हैं प्रीफिक्स 0x। ओके, समझ आ गया। अभी आते हैं और एक तरह के इंटीजर कांस्टेंट के बारे में जिसका नाम है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। तो ऑक्टल इंटीजर हम किस तरह के इंटीजर्स को बोलते हैं, जिस तरह के इंटीजर्स को हम 0 से लेके 7 तक डिजिट्स को यूज करके सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के इंटीजर्स को हम बोलते हैं ऑक्टल इंटीजर्स। और उसी तरह के इंटीजर्स वैल्यू को अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल होल्ड करके रखता है, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स। तो जबकि यहाँ पे हम 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स को यूज करके सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस तरह के इंटीजर का बेस कितना है, 8। ओके, तो जैसे कि इसका नंबर अगर रिप्रेजेंट करें, हम 10 को अगर रिप्रेजेंट करें, तो 10 को अगर हमें ऑक्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 के द्वारा, क्योंकि इसका बेस कितना है, 8। 8 1 जा 8, तो बचा रिमाइंडर कितना, 2। तो यहाँ पे जो कि हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं 10 को, हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं a के फॉर्म में, और उससे पहले लगाते हैं प्रीफिक्स 0x, और उसी को ही ऑक्टल में अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2। ओके, नीचे से जाके ऊपर तक 1 2, और उससे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं 0, ताकि पता चले कि ये एक ऑक्टल इंटीजर है। वरना नॉर्मली कोई देखेगा तो उसको लग सकता है कि ये एक डेसिमल है, हाँ कि नहीं, या फिर ये एक हेक्साडेसिमल है। तो इसीलिए उससे पहले हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, 0, ताकि पता चले कि ये एक ऑक्टल नंबर है बोल के। ओके, जैसे कि 07 034 071, मतलब शुरू में क्या लगा है, हमेशा 0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, जिसको कि हम 0 से लेके 7 तक डिजिट्स को ही यूज करके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ आ गया, इंटीजर कांस्टेंट्स हम किस तरह के कांस्टेंट्स को बोलते हैं, जिस तरह के कांस्टेंट्स इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करके रखते हैं, उस तरह के कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स या फिर इंटीजर लिटरल्स। ओके, तो अभी आते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स के कुछ नोट्स के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा, हेक्साडेसिमल नंबर्स को, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स कांस्टेंट को या फिर हेक्साडेसिमल लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं उसके स्टार्टिंग में प्रीफिक्स के हिसाब से 0x को। ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स में 0 को। पर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी स्पेशल नोटेशन या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करते। ओके, तो एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला, एक नंबर लेते हैं 10, अगर इसको हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मली 10 ही होगा। अगर हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, a मतलब क्या, 10, और उससे पहले प्रीफिक्स लगता है 0x। अगर उसको हम ऑक्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने उसको डिवाइड किया, ऑक्टल का बेस कितना था, 8। तो डेसिमल जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को हमने डिवाइड किया 8 से। 8 से डिवाइड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे है 10, 10 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया कितना, 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर को लिखते हैं साइड में, और जो हमारा क्वोशेंट है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और नीचे से लेके ऊपर तक जो भी नंबर आता है उस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल के फॉर्म में। तो ऑक्टल के फॉर्म में कितना आया, 12, और इसको ऑक्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं 0। मतलब जो वैल्यू 10, जो नंबर है ये डेसिमल में 10 होता है, हेक्साडेसिमल में 0xa होता है, और ऑक्टल में 012 होता है। ओके, समझ आ गया। तो अभी आते हैं और एक तरह के कांस्टेंट के बारे में, जिस कांस्टेंट का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो किस तरह के कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, सिंपल टर्म में अगर बोले, जिस तरह के कांस्टेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फिर रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड करके रखता है जिस तरह का कांस्टेंट, उस तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब जिस तरह का कांस्टेंट पॉइंट वैल्यू
या फिर जैसे कि फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर रियल नंबर्स को होल्ड करके रखता है, उस तरह के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ही है या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज है, पॉइंट वैल्यूज, जैसे कि 5.3, 5.7, 7.2, 7.1, ये सारे पॉइंट वैल्यूज जो है ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इन्हीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को होल्ड करके रखने वाला कांस्टेंट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ओके, तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स है इसको हम डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें 7.5 7.52, ये है डेसिमल फॉर्म। इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब क्या? अगर इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखें 752 बाय 100 है, मतलब इसको अगर सिंपली हम रिप्रेजेंट करें तो 752 इंटू 10 टू द पावर -2, यही है कि नहीं? तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इसको मुझे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे लिखूंगा? 752 उसके बाद e-2। ओके, इसका मतलब क्या कि 752 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका मतलब ये है। ओके, मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स को हम डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.52 जो है 752 इंटू 10 टू पावर -2 वही है। तो या तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है 7.5, 6.7864, 0.0032, ये सारे डेसिमल फॉर्म में है। और यहाँ पे 3.2 e-5 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 3.2 e-5 का मतलब क्या है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब ये है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो हम हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के कांस्टेंट के बारे में, जिस कांस्टेंट का नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो किस तरह के कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स? सिंपल टर्म में अगर बोले, जिस तरह के कांस्टेंट्स कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करके रखता है उस तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरेक्टर वैल्यू क्या है? एवरी यूनिकोड वैल्यू इज नोन एज कैरेक्टर वैल्यू। यूनिकोड मींस सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को हम बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यू। ओके, जैसे कि अगर मेरा नाम है सुनील तो यहाँ पे SUNIL ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं। ओके, ये हर एक कैरेक्टर्स, हमने कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ और इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर पता है क्या है? अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स, ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं। और सारे कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? सिंगल कोटेशन मार्क में। वही लिखा है दोस कॉन्स्टेंट्स, जिस तरह के कॉन्स्टेंट्स सिंगल कैरेक्टर्स को होल्ड करके रखते हैं, जिन कैरेक्टर्स को कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, उन्हीं कैरेक्टर्स को जिस तरह का कांस्टेंट होल्ड करके रखता है उसी तरह के कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ओके, तो यहां से सिंपली हमें क्या समझ आया? तो कैरेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैरेक्टर्स को हम हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट के अंदर। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। ओनली सिंगल एक एक कैरेक्टर ही होता है सिंगल कोड के अंदर। समझ आ गया? और इसी तरह के वैल्यू को जो कांस्टेंट होल्ड करके रखता है उसी तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि ये एक अल्फाबेट है, ये एक सिंबल है, ये एक नंबर है। कोई भी अल्फाबेट, सिंबल, नंबर, कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं कैरेक्टर को अगर कोई कांस्टेंट होल्ड करके रखता है उसी तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ओके, अभी आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट किस तरह के कांस्टेंट को बोलते हैं? जिस तरह के कांस्टेंट स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड करके रखता है उसी तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा SUNIL, कितने कैरेक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स हो गए। अगर ये 5 कैरेक्टर्स को हम लेके रिप्रेजेंट करेंगे डबल कोट के अंदर तो इसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रिंग। ओके,
तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर डबल कोट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो है उसको हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिया सपोज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो डियर अगर मैंने लिया, या फिर उसके जगह पे अगर मैं लेता हूं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राम, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमने जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रिंग। ओके, समझ आएगा स्ट्रिंग क्या है, किस तरह के कांस्टेंट को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के कांस्टेंट के बारे में, जिस कांस्टेंट का नाम है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो किस तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स बोलते हैं। जिस तरह के ऐसे कुछ कांस्टेंट्स हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं जिसको कि हम कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है मेरे प्रोग्राम में, या फिर मुझे नया लाइन क्रिएट करना है, या फिर मुझे सिंगल कोटेशन मार्क मेरे प्रोग्राम में ऐड करना है, या फिर मुझे बैक स्लैश मेरे प्रोग्राम में ऐड करना है, फ्रंट स्लैश ऐड करना है, तो वहां पे हम ऐड नहीं कर सकते नॉर्मली कीबोर्ड को यूज करके। तो उस तरह के कैरेक्टर्स को अगर मैं मेरे प्रोग्राम में ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश को, और बैकस्लैश को यूज करके हम क्या करते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है मेरे प्रोग्राम में, सिंपली वो मुझे अलाउ नहीं करेगा बैक क्वेश्चन मार्क को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश को, और बैकस्लैश को यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूं बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो बैकस्लैश यूज किया, इस बैकस्लैश ने मुझे अलाउ किया क्वेश्चन मार्क को मेरे प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश यूज नहीं करता, तो मैं क्वेश्चन मार्क को मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐड कर ही नहीं पाता। तो इस तरह के कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। जिस तरह के कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग बैकस्लैश। ओके, वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग बैकस्लैश। जिस तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकस्लैश यूज करके, उस तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया गया है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बैकस्लैश एन प्रोग्राम के अंदर अगर यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये क्रिएट करेगा हमारे लिए न्यू लाइन। अगर हम लिखते हैं बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क ऐड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम यूज करेंगे बैकस्लैश बी, इसका मतलब बैक स्पेस लेगा। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकस्लैश बैकस्लैश, तो हमें एक बैकस्लैश ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे बैकस्लैश सिंगल कोटेशन, तो हम सिंगल कोटेशन मार्क हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे और भी बैकस्लैश कैरेक्टर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। तो हमने अब तक पढ़ा कि कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह का कांस्टेंट किस तरह के वैल्यूज को होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम कैसे एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। तो अगर हम हमारे सी प्रोग्राम में एक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं या फिर डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वहां पे दो तरीका है जिन तरीके को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। फर्स्ट first technique is using has define। इस डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। तो पहले देखते हैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट हमारे सी प्रोग्राम में। ओके, तो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स मीन रूल्स। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं तो उसके कुछ ग्रामर होते हैं, उन ग्रामर्स उन रूल्स को फॉलो करके हमें इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है। वैसे ही अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भी टर्म वहां पे यूज करते हैं, तो उनका कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हमें फॉलो करके क्या करना पड़ता है, उन सारे टर्म्स को यूज करना पड़ता है, और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ओके, तो अगर हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके एक कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स है, उन सिंटैक्स को फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। तो सिंटैक्स या फिर रूल क्या है, पहले हमें लिखना है हैश डिफाइन, उसके बाद जिस आइडेंटिफायर को, मतलब जैसे कि सपोज
मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मुझे सपोज पाई का वैल्यू 3.14 एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। तो ये एक आइडेंटिफायर है, मतलब ये एक वेरिएबल है। ओके, उस वेरिएबल का नाम लेंगे यहाँ पे। उस वेरिएबल का नाम लेने के बाद जिस वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं उस वैल्यू को यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम एज ए कांस्टेंट वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सपोज एक लेंथ वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना चाहता हूँ 10। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया हैश डिफाइन, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद वैल्यू। मुझे पाई का वैल्यू 3.14 कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर करना है, तो मैंने यूज किया हैश डिफाइन, उसके बाद वेरिएबल का नाम मैंने दिया पाई और उसका वैल्यू मैंने लिया 3.14। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया 3.14 मेरे प्रोग्राम में। ओके, तो जैसे कि इसको एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्रामिंग हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड स्टेटमेंट से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होता है हर एक सी प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, तो प्रोग्राम शुरू हो गया। शुरू होने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे वहां पे पहले कांस्टेंट को, जिसको भी हम कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके हम इसको डिक्लेयर करेंगे एज ए कांस्टेंट। मुझे सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया, तो यहाँ पे मुझे लेंथ और विड्थ को कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है उसका, हैश डिफाइन लेंथ, लेंथ का वैल्यू मैंने 10 कांस्टेंट डिक्लेयर किया, विड्थ का वैल्यू मैंने कांस्टेंट 7 डिक्लेयर किया। उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन से ही वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन शुरू करता है हमारे सी प्रोग्राम का। तो वहां पे हमने एक वेरिएबल लिया एरिया, मतलब जो एरिया कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद एरिया के वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम हमने क्या लिया, एरिया। तो लेंथ और विड्थ का वैल्यू हमने कितना लिया है, 10 इंटू 7, तो टोटल कितना होगा 70। और ये 70 वैल्यू जाके स्टोर कहां पे होगा, एरिया में स्टोर होगा, और वही वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन चीज हमने यहाँ पे कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर किया, वही चीज को यहाँ पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को डिक्लेयर किया बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। ओके, तो समझ आ गया, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट को हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो अभी देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके हम कैसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे वेरिएबल को सी प्रोग्राम में। तो उसके लिए सिंटेक्स या फिर रूल्स क्या है, फर्स्ट हमें यूज करना है कॉन्स्ट कीवर्ड को। ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करने के बाद, कॉन्स्ट कीवर्ड को मतलब ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बताता है कि हमारा वेरिएबल एक कांस्टेंट वेरिएबल है। ओके, तो कॉन्स्ट कीवर्ड को डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद हम जैसे कि नॉर्मली हम लेते हैं ना, इंट a इक्वल्स टू 5। तो ये इंट क्या है, ये है डाटा टाइप, ये बताता है कि हमारा जो ये वेरिएबल है ये किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। तो ये है हमारा वेरिएबल और ये है हमारा वैल्यू। ओके, वही लिखा है डाटा टाइप वेरिएबल वैल्यू। और इस वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज कर लेंगे पहले से क्या, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो जिसकी वजह से ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल हमारा कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके, एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो, लेंथ एक वेरिएबल मैंने लिया जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, ये है डाटा टाइप, ये है वेरिएबल, ये है वैल्यू। और उससे पहले अगर मैंने यूज कर लिया कांस्टेंट, तो वहां पे अगर मैंने कांस्ट कीवर्ड यूज कर लिया मतलब वहां पे वो वेरिएबल मेरा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। ओके, यहाँ पे मुझे स्टोर करना है पॉइंट वैल्यू, तो पॉइंट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के द्वारा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप फ्लोट। तो जो क्या किया कि उसमें जो फ्लोट वैल्यू या फिर पॉइंट वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू को अगर हमने वहां पे पहले से कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया है तो वहां पे वो वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर हो गया। तो वहां पे प्रोग्राम के अंदर अगर हमें यूज करना है, जैसे कि मैंने बोला कोई भी प्रोग्राम हमारा सी का शुरू होता है हैश इंक्लूड stdio.h से, उसके बाद हम यूज करते हैं मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो वहां पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेंथ विड्थ, और उन दोनों वेरिएबल्स को मैंने कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर किया, जबकि दोनों का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। और एक वेरिएबल मैंने वहां पे लिया एरिया, जिसमें कि लेंथ और विड्थ का वैल्यू मल्टीप्लाई होके स्टोर होके रहेगा एरिया में, और जिस वैल्यू को कि वो प्रिंट करेगा और आउटपुट दिखाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना, 70। ओके, तो समझ आ गया
कि कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट क्या है, दो तरीके क्या है कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड। इन दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हमने उसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।